नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। सबसे पहले बात करौली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां करौली में शोभा यात्रा की अनुमति मिली थी। प्रशासन ने यात्रा निकालने की इजाजत दी थी। करौली के उपखंड मजिस्ट्रेट ने इस बात की इजाजत दी थी कि करौली में उस समय पर उन्हीं रास्तों से होते हुए उतने लोगों के साथ शोभा यात्रा कानूनी रूप से निकाली जा सकती है। यानी अगर उपखंड मजिस्ट्रेट की तरफ से इजाजत मिली तो यानी पुलिस प्रशासन को इस बात की पहले से इत्तला थी कि किस वक्त पर किस जगह से वो शोभा यात्रा निकाली जानी। इससे पहले पीएफआई की चिट्ठी आपको दिखा चुके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट राजस्थान पुलिस के पास थी। राजस्थान पुलिस की तरफ से पहले दावा किया जा चुका है। और ये जरा वो आप चिट्ठी देखिए। इस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है, पूरे गाइडलाइंस निर्धारित की हुई हैं कि ये चिट्ठी क्या कहती। करौली में जो शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद ये हंगामा हुआ, जिसके बाद ये हिंसा हुई, उस शोभा यात्रा की पूरी तस्दीक कानून के हिसाब से पहले ही उपखंड मजिस्ट्रेट की तरफ से कर दी गई थी। उपखंड मजिस्ट्रेट ने इजाजत दी थी। आमतौर पर आपको बता दें कि ये तरीका यही कहता है कि अगर आप ऐसी कोई भी यात्रा निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए आप शासन को सूचित करेंगे। शासन की तरफ से पहले आप परमिशन लेंगे, इजाजत लेंगे, और उस शासन की परमिशन के बाद आप ऐसी कोई भी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। करौली दंगे का सबसे विस्फोटक वीडियो। करौली दंगे का सबसे हैरान करने वाला वीडियो। क्या यार ये दंगा होएगा, देखो आदमी होगा। करौली में पत्थर चलते रहे, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। चलो चलो भाग जाओ, करौली में तोड़ फोड़ होती रही, पुलिस तमाशा देखती रही। चलो चलो भाग जाओ। दंगाई लाठी डंडे बरसाते रहे, पुलिस शांत खड़ी रही। दंगाई मजहबी नारे लगाते रहे, खाकी बदनाम होती रही। कोई नहीं है। चलो चलो भाग जाओ, चल गए सब, कोई नहीं है। करौली दंगे के 2 वीडियो। राजस्थान पुलिस पर सवार। करौली दंगे के 2 वीडियो। राजस्थान सरकार पर सवार। चल गए सब, कोई नहीं है। करौली दंगे से जुड़ा हर एक चेहरा बेनकाब होगा। आदमी होगा। आज करौली दंगे का काला सच देश के सामने आएगा। टाइम्स नाउ भारत पर दंगे का हैरान करने वाला वीडियो। क्या यार ये दंगा होएगा, देखो टाइम्स नाउ भारत पर राजस्थान पुलिस की पोल खुली।
तो धाकड़ एक्सक्लूसिव में करौली का ये खुलासा था। बड़ा खुलासा आपके सामने अब होने जा रहा है, जिसमें वीडियो सबूत हैं, जिसमें पुलिस वालों का नाकारापन और निकम्मापन आपके सामने आएगा। टाइम्स नाउ नवभारत पर करौली का सच आपके सामने आने जा रहा है। करौली सरकार का सच एक एक करके, गहलोत सरकार का सच आपके सामने हम लाने जा रहे हैं, और सिर्फ लफाजी से नहीं बल्कि वीडियो के सबूत के सहारे। राजस्थान के करौली का 1 मिनट 40 सेकंड का ये वीडियो 2 अप्रैल का है। 2 अप्रैल को करौली में भीषण दंगा हुआ था। उसी दंगे का ये हैरान करने वाला वीडियो टाइम्स नाउ नवभारत आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। चलो चलो भाग जाओ अब जाओ भाग जाओ अरे भाग जाओ हेलो कोई नहीं है भाई। टाइम्स नाउ नवभारत की एसआईटी टीम के हाथ लगे दंगे के इस वीडियो में आपको 2 पुलिस वाले नजर आ रहे होंगे। उनके ठीक सामने मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर ही कई दंगाई देख रहे होंगे। सब के सब लाठी डंडे से लैस हैं और पुलिस वाला उन्हें कह रहा है चलो चलो भाग जाओ, यहाँ कोई नहीं है, सब चले गए। सब कोई नहीं है। अरे छोड़ो, यही नहीं है कोई, यही नहीं है कोई। लेकिन दंगाई हैं कि मानने को तैयार नहीं। हंगामा जबरदस्त है। इसके बाद गली की दूसरी तरफ से उन्मादी भीड़ दौड़ते हुए उन्हीं पुलिस वालों के सामने से गुजरती है। सबके हाथ में लाठी और डंडे हैं। सब दौड़कर मस्जिद की तरफ जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और बैकग्राउंड में पुलिस वाला खुद कहता सुनाई दे रहा है कि दंगा होकर रहेगा। ध्यान से सुनिए। क्या यार ये दंगा होएगा, देखो बाबा बुजुर्ग आदमी होगा। यानी 2 अप्रैल को करौली में तैनात पुलिस वालों को यह एहसास हो चुका था कि दंगा होकर रहेगा। तो सवाल है कि फिर पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही। बस जाओ बस। कैमरे में पुलिस की सुस्ती रिकॉर्ड हो रही थी और रिकॉर्ड हो रहे थे वो मजहबी नारे भी, जिसके कारण राजस्थान का करौली उस रोज सुलग उठा था। क्या यार ये दंगा होएगा, देखो बाबा बुजुर्ग आदमी होगा। 2 अप्रैल का ये वीडियो करौली में हटवारा का है और यकीन मानिए गहलोत सरकार की निकम्मी पुलिस का ये इकलौता सबूत भी नहीं है। करौली में दंगे का ये दूसरा वीडियो पूरे 60 सेकंड का है और इसके पहले ही फ्रेम में आपको एक पुलिस वाला भागता हुआ नजर आ रहा होगा। इसके बाद पीछे से दंगाइयों का हुजूम आता है। दंगाइयों ने इसके बाद कैसा तांडव किया अब ये भी देखिए। हर एक दंगाई के हाथ में लाठी डंडा है। वो जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं। पुलिस वाले छोड़ो मान जाओ कह रहे हैं, लेकिन दंगाई सुनने को तैयार नहीं। दुकानें तोड़ी जा रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। करौली दंगे का ये 2 एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के बाद अब कुछ जरूरी सवाल, जिनका जवाब गहलोत सरकार और राजस्थान की पुलिस को देना ही होगा। करौली में पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? दंगाई लाठी डंडे पत्थर से लैस ठीक पुलिस वालों के सामने ही थे, फिर भी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दंगाइयों को गहलोत सरकार की पुलिस का कोई खौफ क्यों नहीं था? क्या पुलिस ने जानबूझकर दंगाइयों के खिलाफ ढीला रवैया अपनाया? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे पुलिस का मकसद क्या था? और करौली में जो पुलिस वाले दंगे के वक्त तमाशा देख रहे थे, गहलोत सरकार ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? करौली दंगे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि दंगाइयों ने छतों पर कई टन पत्थर, लाठी, सरिया जमा किए हुए थे। चाकू तलवारें लेकर नकाबपोश भीड़ में घुसे हुए थे। दंगे में एक मकान और कई दुकानें जला दी गईं। 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। माहौल खराब करने की यह साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी और शर्मनाक ये कि पुलिस को पहले से मालूम था कि ऐसा हो सकता है, फिर भी जरूरी कदम नहीं उठाए गए।
ऐसे में गहलोत सरकार से सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि फिर एसआईटी गठित करके कहीं खाना पूर्ति तो नहीं की गई। दंगे का वीडियो सबूत अब देश के सामने है और सवाल सुलग रहा है कि ऐसी निकम्मी पुलिस पर कार्रवाई कब होगी। राजस्थान के करौली से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो राजस्थान के करौली में हिंसा हुई, छतों से पत्थरबाजी हुई, पुलिस सिर्फ देखती रह गई। अब जब दंगे थमे हैं तो पुलिस एक्शन में है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य आरोपी मतलूब अहमद पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वजह राजनीतिक हो सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी पूरे फुल एक्शन में और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र आपको करौली के ताजा हालात दिखाएंगे। देखिए भंवर की रिपोर्ट। करौली दंगे के ये दो वीडियो आपने देखे। आपने देखा कि किस तरह राजस्थान के करौली में हुए दंगे में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि अगर पुलिस एक्शन में आती तो करौली में हिंसा नहीं होती, लेकिन पुलिस शांत खड़ी रही और दंगे भड़कते रहे। यानी दंगे को राजस्थान पुलिस ने ही बढ़ने दिया और अब करौली में हुए दंगों पर सियासत भड़क उठी है। टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाई गई रिपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की राय यही है। जानबूझकर दंगा कराया गया, जहां जहां कांग्रेस की सरकार वहां दंगे हो रहे हैं। राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो ऐसा महसूस होता है जैसे एक धर्म विशेष के लिए सरकार है। आप देखिए किस तरह से करौली के अंदर पहले से पूरी सूचना थी, तैयारी करी गई, छतों के ऊपर ईंट, पत्थर, रॉड, सरिये ये सब रखकर तैयारी करी गई। क्या पुलिस को इन सब की जानकारी नहीं थी? और दंगा करवाया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां दंगे हो रहे हैं, वहां वहां पोलराइजेशन कराया जा रहा है। बीजेपी का कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप है कि जहां जहां कांग्रेस वहां वहां दंगे। सवाल कांग्रेस से भी पूछे गए। उन्होंने मूक दर्शक बनी रही पुलिस पर कार्रवाई की बात तो की, लेकिन जब सवाल सरकार पर आया तो उनके सुर बदल गए। क्या ये संभव है या कोई राज्य का मुख्यमंत्री दंगा होता हुआ देखता रहे और दंगाइयों को जो है उस दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई ना करने का निर्देश दे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी का, किसी की भी पार्टी की सरकार कहीं भी होती है तो दंगा अगर कहीं हो रहा है वो पूरे देश का नुकसान है। सियासत से अलग जमीनी हालात क्या हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। दंगे शांत हो चुके हैं, पुलिस तफ्तीश कर रही है और हमारी तफ्तीश भी जारी है। करौली में सांप्रदायिक हिंसा के 4 दिन बाद पुलिस ने उस जगह को चिन्हित कर लिया है जहां पर यह क्राइम सीन हुआ है। क्राइम सीन का बकायदा क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस ये लगा दिया गया है और देखिए ये बाउंडेड कर दिया गया है, वाइट चूने से उसको बाउंडेड किया है। यहां से और इसके आगे तक का जो पूरा हिस्सा है जहां से पत्थरबाजियां हुई थी, ये देखिए ये वो जिम है जहां पर वो पत्थरबाजी हुई थी। वो आगे जिम दिखाई दे रही है, यहाँ से एक बड़ा पत्थर फेंकते हुए नजर आए थे और ये जो जाली वाला आप देख रहे हैं यहाँ से भी पत्थरबाजी होती हुई वीडियो में नजर आती है। और इस पूरे इलाके को क्राइम सीन स्पॉट बनाया गया है और ये पुलिस ने पूरा स्पॉट तैयार कर दिया है। आप देखिए दूर तक अगर अपन जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये वो तमाम जगह हैं जो हम बार बार आपको तस्वीरों में दिखाते रहे हैं। मैं कहूँगा दिनेश शर्मा जो मेरे विजय हैं जरा दिखाएं, ये वो जालियाँ आप देख रहे हैं, इनके आसपास से पत्थर गिरते हुए नजर आए थे। छतों से पत्थर बरसाए गए थे जिसके सबूत अब भी उन्हीं छतों पर मौजूद हैं जिन छतों पर से पत्थर फेंके गए थे। जब से हिंसा शुरू हुई वो जिम की छत हो या फिर उस मस्जिद की, दंगों के लिए इस्तेमाल हुए पत्थर अब भी वहां मौजूद हैं। अभी मैं खड़ा हूँ एक छत के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा छत से जो क्राइम सीन के ठीक ऊपर ये वो जिम है जहाँ पर अभी पुलिस मौका मुआयना कर रही है। एफएसएल की टीम भी है, आप देख पा रहे होंगे वाइट शर्ट में एफएसएल की टीम के सदस्य जो हैं वो फ़ोटो खींच रहे हैं। सवाल मैंने वही किया था कि 4 दिन बाद जब सारा कुछ सफाई कर दी गई उसके बाद एफएसएल टीम आई है तो क्या मिलेगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी तैयारी पुलिस की है। वो पुलिस जो दावा कर रही थी कि हम लोग सचेत हैं, अगर सचेत होते तो पथराव नहीं होता, लेकिन अभी भी कितने सचेत हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जरा ईंटों का ये जखीरा देखिए जो अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है उसी छत के ऊपर जहाँ से ईंटें बरसाई गई थी। अब जरा थोड़ा सा एक एक छत का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से तैयारियाँ की गई थी। अब जरा उस मीनार के पास से आप देखेंगे वहाँ मैं अपने विजय दिनेश शर्मा कहूँगा कि जरा जूम करके दिखाएं कि किस तरह से ईंटें वहाँ पर रखी हुई हैं और उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल उस दिन पथराव के लिए हुआ था।
पुलिस दंगों के दौरान मूक दर्शक बनी रही, लेकिन दंगों के बाद करौली छावनी जैसी दिख रही है। तलाश है मतलूब अहमद की, जिसे पुलिस ने मुख्य आरोपित बनाया। और राजस्थान के बाद अब आपको सीधा गोरखपुर लेकर के चलते हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात पुलिस वालों के ऊपर धारदार हथियार से हमला करने वाले मुर्तजा के बारे में कई अहम चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमला, बहुत बड़ा खुलासा। आरोपी मुर्तजा इंटरनेट पर आईएसआईएस के वीडियोस देखता था। मुर्तजा का हमला और आईएसआईएस आतंकियों के हमले एक जैसे। पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी मुर्तजा के हाथ में दरांती। आईएसआईएस आतंकी भी धारदार हथियार से बंधकों की गर्दन काटते थे। प्राइमा फैसा ये आया है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकी जो लिंक्स हैं उससे मना नहीं किया जा सकता है। आरोपी मुर्तजा ने हमले के दौरान लगाए थे मजहबी नारे। आईएसआईएस आतंकी गर्दन काटने के बाद लगाते थे मजहबी नारे। मुर्तजा के लैपटॉप से सीरिया से जुड़े वीडियो मिले। मुर्तजा के लैपटॉप से सीरिया से जुड़े साहित्य मिले। उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। आरोपी मुर्तजा और आईएसआईएस आतंकियों की बर्बरता एक जैसी। आरोपी मुर्तजा और आईएसआईएस आतंकियों की सोच एक जैसी। आरोपी मुर्तजा और आईएसआईएस आतंकियों की कट्टरता एक जैसी। अचानक आदमी बड़ा सा हंसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं, उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई और क्यों मार रहा था वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर। आईआईटी पास आउट आरोपी मुर्तजा का सीरिया कनेक्शन। गोरखपुर मंदिर का हमलावर मुर्तजा जाकिर नाइक का फैन। बहुत सारी डिटेल्स इकट्ठा की जा रही है। ये आदमी जो है पढ़ा लिखा है, तो इसके बारे में और डिटेलिंग की जा रही है। जो मटेरियल इसके साथ मिला है उसको और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या आरोपी मुर्तजा का आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कोई कनेक्शन है या आईएसआईएस से कनेक्शन नहीं है। यह जैसा कि आरोपी मुर्तजा के पिता ने सफाई दी कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, यह दलील सही है, लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम इसी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी, ये वो शख्स है जिसने लोन वुल्फ अटैक किया, पीएसी के जवानों पर दरांती से हमला किया। तस्वीरों में दरांती के साथ आप अहमद मुर्तजा को देख सकते हैं। घटना के वक्त उसने मुंह से मजहबी नारा निकाला था और वो कह रहा था कि मैं चाहता हूं तुम लोग मुझे गोली मार दो, जिसका मतलब साफ है वो मरने और मारने पर पूरी तरह आमादा था। पुलिस ने इसके फौरन बाद मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया और अब मुर्तजा के घर को यूपी एटीएस ने सील कर दिया। हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां रविवार को गोरखनाथ मंदिर पर और पुलिस वालों पर हुए हमले का आरोपी अहमद अब्बासी रहता था। ये उसका घर है। धनाढ्य परिवार और पढ़ा लिखा परिवार माना जाता है गोरखपुर का ये अब्बासी परिवार। इस घर की बात है, यूपी एटीएस लगातार यहाँ पर जांच कर रही है। कई डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने कहा, कई और आर्टिकल्स जो है उनको सीज भी किया गया है। मुर्तजा का जब लैपटॉप खंगाला गया तो पुलिस को कई चौंकाने वाले सबूत हासिल हुए। मुर्तजा इंटरनेट पर आईएसआईएस के वीडियोस देखता था। सूत्रों का दावा है कि आरोपी के बैग से मिली अरबी भाषा की मजहबी किताब में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था। पहली नजर में मुर्तजा का हमला और आईएसआईएस का हमला भी एक जैसा ही नजर आया।
गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा के लैपटॉप से सीरिया से जुड़े वीडियो और साहित्य बरामद हुए हैं। अब जांच एजेंसियां ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं कि मुर्तजा क्या सिर्फ वीडियो देखा करता था या फिर उसके तार आईएस या किसी अन्य आतंकी संगठन से जुड़े हैं। प्राइमा फेसा ये आया है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकी जो लिंक्स हैं उससे मना नहीं किया जा सकता है। प्राइमा फेसा कुछ मटेरियल भी मिला है, लेकिन अभी उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अभी बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाना संभव नहीं हो पाएगा। अभी पुलिस उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस होगी, फिर जब डिटेलिंग होगी तो उसको जरूर बताएंगे। इस मामले में तह तक जाने के लिए यूपी एटीएस और एसटीएफ की एक टीम पहुंची मुंबई। वो यहां आईआईटी मुंबई में आरोपी मुर्तजा के पढ़ाई के दौरान और बाद में वो जहां रहा वहां से जानकारी जुटाएगी। इसके अलावा मुर्तजा के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की जाएगी। इस जांच में महाराष्ट्र एटीएस भी शामिल हो चुकी है और एजेंसियों को उम्मीद है कि मुंबई से मुर्तजा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यूपी एटीएस की टीम सोमवार शाम 6-7 बजे के करीब नवी मुंबई में सानपाड़ा इलाके के मिलेनियम टावर पहुंची, जहां मुर्तजा अपने परिवार के साथ रहता था। 4 साल पहले इस घर को मुर्तजा के परिवार वालों ने बेच दिया और ताज रेजिडेंसी शिफ्ट हो गए। हालांकि 4-5 महीने पहले मुर्तजा के पिता ने ताज रेजिडेंसी के घर को भी बेच दिया और इसके बाद वो पूरे परिवार समेत यूपी रहने चले गए। और इस प्रकार की मानसिकता वालों को एक संदेश है कि वह चाहे जहां से भी जुड़े होंगे उसकी सच्चाई बाहर निकाली जाएगी और कानून के शिकंजे में उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोरखनाथ मंदिर परिसर पर धारदार हथियार से हमला करने वाले मुर्तजा के बारे में कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा ये भी हुआ कि हमले से पहले मुर्तजा ने नेपाल का दौरा किया था और मुर्तजा ने महाराजगंज से हथियार खरीदे थे। मैं इस वक्त गोरखनाथ मंदिर के सामने वाली सड़क पर मौजूद हूं, जिसके जरिए नेपाल बॉर्डर की दूरी महज 100 किलोमीटर के आसपास ही रह जाती है। इस दूरी को पूरा करने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। नेपाल के बारे में पहले भी कई बार खुलासे हो चुके हैं कि कैसे वहां बैठे बैठे पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचते रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं मुर्तजा के संबंध भी ऐसे ही किसी आतंकी संगठन से तो नहीं थे जिनसे बातचीत करने और पूरा प्लान समझने वो नेपाल गया था। मामला बहुत सेंसिटिव है, ये टेरर अटैक है, ये नॉर्मल अटैक नहीं। और जैसे भी वो जो भी एंगल इनके पिता कह रहे थे कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं, लेकिन वो वेरी 18 बॉय था और वेरी वेल इन्फ्लुएंस्ड रहा और ब्रेन वॉश था। उसके कनेक्शन मैंने कल भी ट्वीट करके बताया, आतंकवादी हमला और उसके कनेक्शन डेफिनेटली इसके ये लेकिन खाली एक मोहरा था, इसके पीछे बहुत बड़े लोगों की साजिश है। ये चुनाव के दिन शपथ के दिन से ही इन लोगों की प्लानिंग थी। एटीएस ने इनके घर पे एक दिन पहले इसीलिए इनको ढूंढने के लिए गई हुई थी। ये लड़के के मूवमेंट्स बहुत खतरनाक थे। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब शिकंजे में है। सूत्रों से खबर है कि मुर्तजा मुंबई और नेपाल के कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग किया करता था। वो कौन लोग हैं, इसका पता लगाने की कोशिश जांच एजेंसियां करने में जुट गई हैं। गोरखपुर से आमिर हक, मनीष यादव और आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के लैपटॉप में क्या मिला, ये आपको दिखाया। जाकिर नाइक से क्या संबंध है, ये आपको दिखाया। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि मुर्तजा के आईसिस के साथ, सीरिया में जाकर के आईसिस के साथ क्या संबंध है, वो जरा समझिए आप कि आईसिस से आरोपी अहमद मुर्तजा पूरी तरीके से प्रेरित था। उसके जहन में इच्छा थी कि वो एक बार सीरिया जरूर जाए, क्योंकि मुर्तजा आईसिस को अपना आदर्श मानता था और मुर्तजा के लिए आईसिस ही सब कुछ था। वो कट्टर मानसिकता का मुर्तजा आरोपी बताया जा रहा है। अभी तक जितने भी एविडेंस सामने आए, चाहे वो उसके पास से बरामद हुआ साहित्यिक सामग्री हो या फिर लैपटॉप में हुए खुलासे, आईसिस से संबंधित जगहों पर लाखों रुपए के मुर्तजा ने चंदा तक दिए थे। एक लड़का जो कि 2015 में आईआईटी से पास आउट हुआ, वो कैसे चंदा दे रहा था, जबकि उसके पिता ये कहते हैं कि वो मानसिक तौर पर सही नहीं था। आईसिस के लिए सीरिया जाकर वो काम करना चाहता था। मुर्तजा की नेपाल में भी संबंध थे और एसटीएफ मुर्तजा के नेपाल कनेक्शन को भी लगातार खंगाल रही है। एक एक करके पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल यह कि आरोपी मुर्तजा के बारे में यह पता चला
कि वो इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नायक का मुरीद था। जाकिर नायक के कई वीडियो वो देख चुका था। कितनी बार एक एक वीडियो को देखा उसने, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। कट्टरपंथी जाकिर नायक, वो नाम जिस पर अपने देश समेत पूरी दुनिया में कई मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करने का आरोप है, जिस पर कई भड़काऊ भाषण देने के आरोप है, जिस पर धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप हैं, वही भगोड़ा जाकिर नायक अपने देश में एक बार फिर सुर्खियों में। और इस बार चर्चा का कारण बना है गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा। सही सुना आपने, अहमद मुर्तजा का जाकिर नायक कनेक्शन अब भी जांच के घेरे में। ऐसा क्यों है, ये जान लीजिए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा कट्टरपंथी जाकिर नायक का एक बहुत बड़ा मुरीद था। मुर्तजा आईसिस के अलावा कट्टरपंथी जाकिर नायक के वीडियो देखता था। मुर्तजा इंटरनेट पर जाकिर नायक के धर्म परिवर्तन जिहाद से जुड़ा कंटेंट देखता था। मुर्तजा के लैपटॉप पर पेन ड्राइव में एजेंसियों को यही अहम जानकारी मिली है। इसके अलावा मुर्तजा के पास से 5 एजेंसीज को जाकिर नायक के कई भड़काऊ वीडियो बरामद हुए। जाकिर नायक से संबंध दिखाई देता है जांच एजेंसियों को अहमद अब्बासी का। उसके लैपटॉप पर जो यूट्यूब के वीडियोस देखे गए हैं वो तमाम वीडियोस ऐसे हैं जो कि जाकिर नायक के थे। इसके अलावा कई भड़काऊ भाषण पेन ड्राइव में मिले हैं जो कि उसके बैग से बरामद हुआ था। साथ साथ यह हमें भूलना नहीं होगा कि इससे पहले की जो सरकारें थीं उन सरकारों में ऐसे लोगों को महिमामंडित किया जाता था। जाकिर नायक के मंच पर तमाम सपा, कांग्रेस और बसपा के नेताओं को देखा गया है। कांग्रेस तो बाकायदा महिमामंडित करती नजर आती थी। जाकिर नायक के कार्यक्रमों में उनके बड़े बड़े नेता जाया करते थे और वो धर्मांतरण जैसा काम कराता था। और जब धर्मांतरण के खिलाफ हम कानून लेकर आए, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ, तो आपने देखा सदन से सड़क तक किसने विरोध किया था। गोरखपुर का अहमद मुर्तजा ऐसे कई सवालों को लेकर कटघरे में है और उसके पिता सफाई दे रहे हैं कि मुर्तजा मानसिक तौर पर बीमार। कहता था कि मुझे डिप्रेशन नहीं, लेकिन फैक्ट यही सुसाइड करने का उसका सुसाइड करने के लिए जी, मतलब हाँ, तो वो सुसाइड ही करना, लेकिन उसको बोला था कि भाई सुसाइड जो है धर्म में सही नहीं है। पिता की दलीलें क्या सही है? क्या मुर्तजा वाकई मानसिक तौर पर बीमार है? टाइम्स नाउ नवभारत अब इसका सच देश को बताने जा रहा है। बेहद ध्यान से सुनिए। कोई ऐसी हरकतें वो कर रहा था या वायलेंट बिहेवियर था उसका जिसको देखकर ये कहा जा सके कि मेंटली डिरेंज्ड है? नहीं, ऐसा मेरे चिकित्सक ने मेरे को कोई इंगित नहीं किया जो इस तरह का कोई उसका बिहेवियर है। यानी मुर्तजा की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने वाले डॉक्टर JSP सिंह ने मुर्तजा के पिता की उस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि आरोपी मानसिक तौर पर बीमार था और उसने बीमारी की हालत में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर हमला किया। तो सवाल ये कि मुर्तजा के पिता आखिर जांच एजेंसीज को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? बेटे का पाप छिपाने के लिए बीमारी का बहाना क्यों किया जा रहा है? जबकि यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो शुरुआती जांच में मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। टॉप सोशल मीडिया अकाउंट मिले हैं जिसमें वीडियोस की बात सामने आ रही है कि जाकिर नायक के वीडियो वो सुना करता था। देखिए, ऐसा है कि जो प्राइमा फेसा ये आया है, ये इसमें कहीं ना कहीं आतंकी जो लिंक्स हैं उससे मना नहीं किया जा सकता है। प्राइमा फेसा कुछ मटेरियल भी मिला है, लेकिन अभी उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हैरानी इस बात थी कि IIT पास आउट मुर्तजा कट्टरपंथ की राह पर कैसे चला गया। वो जाकिर नायक का मुरीद था और घर वालों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? वो आईसिस के हमले के वीडियो देखता था, घर वालों को ये बात पता क्यों नहीं चली? इंजीनियर बेटा आतंक की राह पर था और परिवार वालों को इसका शक क्यों नहीं हुआ? सवाल ये कि जाकिर नायक जैसे लोग कैसे अपने भड़काऊ भाषणों से ब्रेन वॉश करते हैं। मुर्तजा इसकी बानगी है और ये साफ कि भारत से भागा और मलेशिया में बैठा जाकिर नायक कैसे अब भी जहर उगल रहा है। गोरखपुर की घटना इसकी तस्दीक करती है। गोरखपुर से आमिर हक और मनीष यादव के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।
और अब आपको परमाणु हमले की धमकी से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह धमकी रूस ने यूक्रेन को दी है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बार यह परमाणु हमले की धमकी उत्तर कोरिया से आई और उत्तर कोरिया में भी तानाशाह किम जोंग की बहन ने यह धमकी दी है दक्षिण कोरिया को। हिरोशिमा नागासाकी की ये त्रासदी आज भी भुलाए नहीं भूलते। परमाणु बम से आए इस प्रलय में लाखों लोग मारे गए थे। ये बम साल 1945 में अमेरिका ने जापान पर गिराया था, लेकिन आज भी इसका असर जापान में दिखाई देता है। लगभग 80 साल बाद भी जापान की उन तस्वीरों को देखकर लोग कांप उठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस परमाणु हमले की बात आज क्यों कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रलय की ये तस्वीरें हमने आपको आज क्यों दिखाई। तो हम आपको बता दें कि परमाणु बम का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 41 दिनों से महायुद्ध जारी है, लेकिन परमाणु बम का खतरा दक्षिण कोरिया के सिर मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी है। किम यो जोंग ने धमकी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया ने 1 इंच भी उसकी जमीन को नुकसान पहुंचाया तो उत्तर कोरिया उस पर परमाणु बम गिरा देगा। किम यो जोंग ने कहा है कि वो युद्ध के खिलाफ है, लेकिन अगर दक्षिण कोरिया सैन्य टकराव चाहता है तो उत्तर कोरिया की सेना परमाणु हमलों का इस्तेमाल कर सकती है। बता दें कि किम जोंग की बहन उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ी पार्टी में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। नॉर्थ कोरिया को बहुत जबरदस्त कंप्लेन अगेंस्ट साउथ कोरिया कि साउथ कोरिया ने उनके जो सबसे बड़ा एनिमी है अमेरिका, उसके 36,000 सैनिक अपने यहाँ लगाए हुए हैं। फिर उसका थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगा रखा है। उसकी रडार्स इतनी पावरफुल है कि पूरे नॉर्थ कोरिया को दिख रही हैं, बड़े पैमाने पर चाइना के ऊपर नजर कर रही है और कुछ पोर्शन ऑफ रशिया। ऐसे में उसकी जबरदस्त कोशिश है नॉर्थ कोरिया के हर समय वो अमेरिका को चुनौती देता है। कोरियाई प्रायद्वीप का एक क्षेत्र जो दशकों से जंग के साए में है। ये जंग सामान्य जंग जैसी नहीं है। इस जंग से दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने और परमाणु हथियारों का प्रयोग होने तक का खतरा मंडरा रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ है साउथ कोरिया में और नॉर्थ कोरिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। वहाँ बेरोजगारी बहुत कम है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, वहाँ पे हर एक चीज़ वर्ल्ड क्लास है बनस्पत नॉर्थ के। फिर नॉर्थ कोरिया जो है उस इस वर्चुअली फ्रेंडलेस, उसके जो मित्र भी हैं वो भी ऑटोक्रेटिक नेशंस हैं जैसे चाइना और रशिया एंड टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान। जहाँ के साउथ कोरिया का ताल्लुक है उसके जो रिश्ते नाते और दोस्त हैं वो सारे के सारे फ्री वर्ल्ड के हैं। इस साल उत्तर कोरिया द्वारा नए हथियारों के परीक्षण को लेकर प्रतिद्वंदी दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ा है। हाल ही में 4 साल से अधिक समय में उत्तर कोरिया ने पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसके बाद दुनिया में तमाम देशों ने उत्तर कोरिया की आलोचना की। इस मिसाइल टेस्ट के बाद दक्षिण कोरिया के मंत्री ने कहा कि उत्तर कोरिया पर एक निर्णायक हमला करना होगा। उत्तर कोरिया इससे पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर साउथ कोरिया या अमेरिका उन्हें चुनौती देता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। और अब बात श्रीलंका की। श्रीलंका में महंगाई से हाहाकार मचा है, जनता सड़कों पर उतर चुकी है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आपातकाल लगा है। लेकिन जब तक दुनिया श्रीलंका में हंगामे की पूरी जानकारी ले ही रही थी कि आज पेरू से एक जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें आई। पेरू में महंगाई से ऐसा हाहाकार मचा कि जनता ने सड़क पर उतरकर हिंसात्मक प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पेरू में भी इमरजेंसी लगानी पड़ी। श्रीलंका की बर्बादी की तस्वीरें आम हो गई हैं। एक हंसता खेलता देश कैसे बदहाली के दौर से गुजर रहा है, आपने देखा। श्रीलंका में दूध नहीं मिल रहा, फलों में दाम आसमान छू रहे हैं, गाड़ियों, ट्रक
और ट्रैक्टर में डालने के लिए डीजल नहीं है। खाना बनाने वाले सिलेंडर में भरवाने के लिए गैस को तरस रहे हैं। इन हालातों से परेशान होकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीलंका में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। श्रीलंका के बद से बदतर ऐसे हालात आपने देख लिए। अब आपको दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की भी तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे हालात इस समय श्रीलंका के हैं, ठीक वही हालात पेरू की सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। पेरू में भी महंगाई की मार से आम आदमी करा रहा है। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू की हैं। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने मंगलवार को राजधानी लीमा में कर्फ्यू लगा दिया। पेरू में लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पेरू के राष्ट्रपति ने ये कदम उठाया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ईंधन और उर्वरक की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस वजह से पेरू में पिछले हफ्ते विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। बढ़ती महंगाई के साथ ही बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। लोगों के पास नौकरी नहीं है और अब लोगों पर महंगाई की डबल मार है। इसके विरोध में लोगों ने हाईवे जाम किया। लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लोगों ने बसों में, गाड़ियों में, बिल्डिंगों में और सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार कीमतें कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और श्रीलंका और पेरू के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां द कश्मीर फाइल जैसी कहानी आज भी जिंदा है और आज भी कश्मीरी हिंदू वैसे ही निशाने पर आ रहे हैं जैसा कभी 90 के दशक में हुआ करता था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के कुछ सबूत आपको दिखाता है कि पुलवामा में 4 मजदूरों को गोली मार दी गई महज 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में कुल मिलाकर के 7 लोगों को गोली मारी गई। श्रीनगर में 2 सीआरपीएफ जवानों को गोली मार दी गई आतंकियों के द्वारा। शोपियां में एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी गई आतंकियों के द्वारा। 24 घंटे में ऐसे 7 शिकार हो चुके हैं, 7 लोगों को गोली मार दी गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स जैसे हालात आज भी घाटी में पनपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। चौबीस घंटे 4 हमले, 3 गोलियां, कश्मीरी पंडित को दहशतगर्दों ने मारी। एक जवान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद। यह है कश्मीर के ताजा हालात। वो कश्मीर जहां 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों का रक्तपात हुआ था। आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में 1990 जैसी त्रासदी महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए आतंकवादी वादी कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके में सोनू कुमार नाम के शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया। सोनू पेशे से व्यापारी है। सोनू कुमार जब अपने मेडिकल स्टोर पर बैठे थे तभी 2 आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें सोनू कुमार के पैर और हाथ में गोली लगी। 750 पे हम शॉप पे बैठे थे दोनों भाई, तो कुछ 2 बंदे आए फरन लगा के बाइक पे। एक अंदर घुस गया, एक बाइक पे ही रहा बाहर। उसने उठा के पिस्टल से उसको फायर 4-5 मारे। सोनू कुमार घायल है। उनका श्रीनगर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोनू कुमार का परिवार वो है जिसने 1990 में भी शोपियां में पलायन नहीं किया। हालांकि शोपियां में अब गिने चुने कश्मीरी पंडित ही बचे हैं। आतंकियों ने निहत्थे कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। जी पता नहीं, कल शाम को फिर हमें एक छोटे भाई ने फोन किया ऐसा हुआ, तो हम भी परेशान हुए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। आतंकवादियों के इस हमले के बाद सोनू कुमार का परिवार दहशत में है। सोनू कुमार पर हमला तब हुआ जब 2 दिन पहले हिंदू महापंचायत के दौरान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों को कश्मीर लौट जाने की शपथ लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि लौट जाएं। आतंकवादियों ने ऐसे हालात पैदा करने शुरू कर दिए ताकि कश्मीरी पंडित कश्मीर वापसी का ख्याल दिल से निकाल दें। शोपियां में रह रहे कश्मीरी पंडितों की राय कुछ यही है। हम कल के वाक़े पे जो बात कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि कल
24 घंटे में 4 वारदातें हुई हमारे कश्मीर में। फिर से हम पे अटैक किया जा रहा है। आफ्टर कश्मीर फाइल सच तो कड़वा होता है, ये सुना था, लेकिन ये इतना कड़वा है कि इनसे सच बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये हमारी कम्युनिटी पे फिर हमला कर रहे हैं, फिर हमारे भाइयों पे गोलियां चला रहे हैं। ये शेम है। कश्मीर में तैनात भारतीय सेना लगातार कश्मीरी पंडितों का हौसला बढ़ाने में लगी है। गोली लगने के बाद श्रीनगर में सेना के अस्पताल में इलाज करा रहे सोनू कुमार से 15 कोर के जीओसी मिलने पहुंचे। उन्होंने सोनू की हिम्मत बताई। कोई जो फौजी होता है ना, उसको गोली लग जाए तो नहीं स्माइल करता, ठीक है। और उधर जाकर के गांव के अंदर दिखाना है, बताना लोगों को, और आओ गोली मारो, ठीक है। द कश्मीरी फाइल्स फिल्म के रिलीज होने के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की चर्चा देश भर में हो रही है। किसी ने नहीं भगाया और आतंकवादी नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस आएं। मजदूरों को भी मारा गया था, और जो बाहर से आकर के लोग वहाँ पर एक हालात नॉर्मल होने के बाद वहाँ पर आना चाहते हैं, तो निश्चय ही उस मूव को कहीं ना कहीं विराम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के राजनीतिक दल और राजनेता ऐसी त्रासदी में भी सियासत तलाश लेते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 32 सालों में नेताजी को ये नहीं पता चला कि टारगेट किलिंग करने वाले कौन हैं। इसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये अनआइडेंटिफाइड जो गनमैन है, ये कौन है, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी जब टूरिज्म का सीजन यहाँ आया, तो इसको इंटरप्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, यहाँ की इकानमी को ख़राब करने के लिए यहाँ टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया। इस घटना के अलावा कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे के अंदर 3 और जगह पर आतंकी हमले हुए। इन हमलों में एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान जख्मी है और 2 हमलों में 4 मजदूर घायल हो गए। तो धाकड़ एक्सक्लूसिव की शुरुआत हमने राजस्थान से की थी और अंत भी हम राजस्थान की खबर से करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार में बिजली अब मजहबी हो चली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया कि धर्म के आधार पर प्रदेश भर में बिजली मुहैया कराई जाएगी, और शायद तभी तो उनकी सरकार ने आदेश दिया कि रमजान के दिनों में मुस्लिम क्षेत्रों को, सिर्फ मुस्लिम क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। हालांकि बाद में जब विवाद हुआ तो फैसला बदला भी गया। अशोक गहलोत के राजस्थान में अब बिजली भी मजहबी हो चली है। हर मकान को रोशन करने वाली बिजली को अब धर्म का साफा पहना दिया गया। देश भर में इंटॉलरेंस और सेक्युलरिज्म का ढोल बजाने वाली कांग्रेस की गहलोत सरकार ये फैसला कर चुकी है कि रमजान के पाक महीने में कहीं अगर 24 घंटा बिजली आएगी तो वो घर सलीम भाई, जावेद भाई या उस्मान भाई का ही हो सकता है। किसी रतनलाल, दीपक, अंकित शर्मा या राहुल ठाकुर का नहीं हो सकता। सबूत के तौर पर आपको राजस्थान शासन द्वारा जारी किया गया ये आदेश दिखाते हैं। आदेश दिया गया दिनांक 4/4/2022 से रमजान का महीना प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में रोजेदारों को परेशानी ना हो, इसको देखते हुए रमजान महीने में संपूर्ण